हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू। आज हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जो कि आने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए रिलेवेंट है, सीएमए फाउंडेशन एंड उसके बाद सीएमए फाउंडेशन के बाद सीएसईईटी के लिए भी बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट है। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होता है, बिकॉज लॉ को क्या तुम चेंज कर सकते हो? लॉ हर ही यूनिवर्सिटी में कॉमन है, लॉ हर यूनिवर्सिटी में सेम रहते हैं। और आज मैं ताबड़तोड़ 50 एमसीक्यू करवाने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद शेयर भी करना है। शेयर भी करना है किसको? अपने दोस्तों को। जो जितना शेयर करेगा उसको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। मैं इस बात में मानता हूं, जो जितना शेयर करेगा उसको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आप शेयर करते जाइए और खुद भी बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट उठाने का लाभ दीजिए। थैंक यू। चलिए 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 चलिए, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो इसी बात पे थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। 50 एमसीक्यू, 50 ताबड़तोड़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एमसीक्यूज, जो कि मैं बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ आपके लिए बनाया हूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, आपके लिए मैं बनाता हूं। इस पीडीएफ का लिंक, इस पीडीएफ के लिए आपको मेरे को ईमेल करना पड़ेगा। जो लोग ईमेल करेंगे उन लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ईमेल आईडी, आप ईमेल कीजिए, आपको पीडीएफ पर्सनली मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, हमारा चैनल का नाम तो बिल्कुल याद है आपको, कॉमर्स भक्त। चलिए, और मेरा नाम, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम है अभिषेक झा और मैं आप ही की जैसे नन्हे मुन्ने को मैं कॉमर्स, नन्हे मुन्ने अपने भाई बहनों को मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। कॉमर्स के मतलब कि कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो ये सब सारे क्लास 9 से लेके बीकॉम के एंड लेवल तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब तो क्लास 9 से लेके 12 तक मैं अगर मैं बताऊं स्पेसिफिकली, तो क्लास 9 में तो ऑब्वियसली आपके कॉमर्स रहते हैं, आईएससी बोर्ड के कॉमर्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स रहते हैं। तो क्लास 9 10 कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी क्लास 11 से लेके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स, ये चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। मेरा कोर ये सारे सब्जेक्ट में है। और बीकॉम में आते हुए भी ये सब सारे सब्जेक्ट तो कवर होते ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कवर हो जाते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर हो जाते हैं, और बिजनेस लॉस भी मैं पढ़ाता हूँ। और बिजनेस लॉ मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल आपको कोई असुविधा नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं एमसीक्यूज ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रेलेवेंट फॉर बीकॉम, बीबीए, ऑल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। और आपको क्या करना है? आपको ये सबसे पहले ये वीडियो तुरंत के तुरंत पॉज करना है और आपको क्वेश्चन देखते ही ये वीडियो पॉज करना है और आंसर्स देने की कोशिश करना है। मेरे बताने का इंतजार नहीं करना है बिल्कुल भी। आप पहले खुद को टेस्ट करके देखिए कि आप आंसर दे सकते हैं, आप आंसर देने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं। मेरे को कमेंट में सबका मार्क्स चाहिए। मेरे को कमेंट में अपना अपना मार्क्स जरूर से जरूर बताना। मेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। तो चलिए, ये 50 एमसीक्यू अगर आप कर लिए तो बहुत ज्यादा ही आने की संभावना इसमें से रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत चुनिंदे एमसीक्यूज लेके आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करना चाहूंगा, एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। एमसीक्यूज सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल is called the and the person accepting the proposal is called, the person making the proposal is called the and the person accepting the proposal is called। अरे भाई, जो ऑफर को बनाता है उसको क्या बोला जाता है, और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है?
ऑफ कोर्स प्रोमिसर और प्रोमिसी, ठीक है। जो प्रपोजल को बनाता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन में आइए, दूसरे क्वेश्चन में आइए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भाई, एग्रीमेंट, ठीक है। आपका जवाब क्या सही हो रहा है? आप क्या पॉज कर रहे हो? बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन में पॉज करना है, वापस से ऑन करके देख लेना है कि मेरा जवाब क्या सही था। तो आंसर है इसका एग्रीमेंट। हम लोग हर डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तीसरा वाला पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई भी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो मैं क्या बोला था आपको, रिवीजन वीडियोस दिए थे, उसको आप देखे कि नहीं देखे? पार्ट 2 तक अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, रिमेनिंग पार्ट्स भी आएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तब ना आएंगे। बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। उसको क्या क्या बोला जाता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। उसको बोला क्या जाता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, मतलब कि इन्फोर्सेबल है जो एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल है मतलब कि दूसरा कोई चाहे तो उसको इन्फोर्स करा सकता है, या तो मतलब उस एग्रीमेंट को इग्नोर भी कर सकता है या तो इन्फोर्स भी कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो कि पहले तो वॉइड रहता है, लेकिन बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में पता चलता है कि ये फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्री कंसेंट से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो क्या किया जाता है? इसको वॉइडेबल, मतलब बाद में उसको हो सकता है कि बाद में हम नकार भी सकते हैं, बाद में वो वॉइड बन जाता है, वॉइड बना दिया जाता है, एग्रीड पार्टी वॉइड बना दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 5वां नंबर करते हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या द होल ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा बोलिए? एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले था, अमेंडमेंट के बाद द होल ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होल ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल होता है, पूरा देश पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी पूरा देश पे है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। नंबर 6 करते हैं, द एक्ट विच डील्स विच मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल एज। द एक्ट विच डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल एज। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली यार, क्या बोलते हैं? क्या पढ़े हो तुम अभी तक? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या नाम है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 7, an agreement not enforceable by law is known as, an agreement not enforceable by law is known as, अगर enforceable by law नहीं है तो वो शुरुआत से ही void रहता है ना, तो void बोला जाता है उसको ना। void बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तुम बोलो, void बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है सर, बिल्कुल बोला जाता है। void ही तो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थोड़ा ना है, वो void है, ठीक है। अब अपने लोग 8वां नंबर पढ़ते हैं। तुम लोग पॉज कर रहे हो ना, इसको भी पॉज करो, इसका आंसर खुद से दो इसका आंसर। पॉज तुमने कर लिया होगा। अब देखो, when the communication of the proposal is completed, तो ऑप्शन क्या रहेगा? तुम बोलो, ऑप्शन क्या रहेगा? बोलो। अरे कब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीटेड होता है? when it do not comes to the knowledge of person to whom it is made, नहीं। when it comes to the knowledge of another person, the same communication was made to the concerned person, नहीं। when it comes to the knowledge of a person to whom it is not made, when it is comes to the knowledge of a person to whom it is made, तो तब जाके प्रपोजल कंप्लीट किया जाता है। मतलब जिसके लिए हमने बनाया उसको अगर पता चल गया, जब भी उसको पता चल गया, जब भी उसके पास वो लेटर चला गया, जब भी उसके पास वो लेटर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल वाला लेटर चला गया, तब ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब कुछ नहीं कर सकता ऑफरर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऑफरर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑफरी के पास ऑलरेडी पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हम लोग कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हैं? एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टर व्हाट, नहीं, ये तो सही नहीं है।
An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterward. ये सही लग रहा है, as against the acceptor भी सही है. रिवोक कब कर सकते हैं? एज जब कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर हो जाए तब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट. प्रपोजल को प्रॉमिस में तब्दील करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड? नहीं भाई, बी क्वालिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑफर तो अनक्वालिफाइड रहता है ना, अनक्वालिफाइड रहता है. Be expressed in some usual and reasonable matter unless the proposal prescribes the matter in which it is to be accepted. Be absolute and qualified. तो इधर both B and C हमको सही लग रहा है, both B and C हमको सही लग रहा है, and both B and C ही सही है. ठीक है, both B and C सही होगा. तुमने ट्राई किया था, तुम्हारा आंसर क्या आया? कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताओ. अच्छा, 11th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. When a proposal may be revoked. प्रपोजल को कब रिवोक किया जाता है? प्रपोजल को कब रिवोक किया जाता है? प्रपोजल को कब रिवोक कर दिया जाता है? प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर को कब रिवोक किया जाता है? ए प्रपोजल, ऑप्शन ए पढ़ते हैं. ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड. नहीं भाई, रिवोक इस तरह से तो नहीं किया जाता प्रपोजल को नजर में रखते हुए. दूसरा पढ़ते हैं. ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड. नहीं, ये भी गलत है. ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड, बट नॉट आफ्टरवर्ड. तो ये सही लग रहा है हमको, ये सही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस. आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इतना सारा एमसीक्यूज का डिस्कशन कर रहा हूं तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब पढ़ो. ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल. क्या? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. चलो 13 वाला पढ़ो, 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 13 वाला पढ़ो. The Indian Contract Act 1872, which was enacted on 25th April 1872, come into force with the effect of. कब से आया था? कब से आया था? बार बार हम लोग पढ़े हैं. 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को आया था, 1 सितंबर 1872 से आया था. ठीक है, यहाँ पे देखो. ए प्रपोजल इज डिफाइंड एज. प्रपोजल को कैसे तुम डिफाइन करोगे? नंबर ए पर, ऑप्शन ए पर. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल. ये क्या सही है? ये क्या सही है? ये क्या तुमको सही लग रहा है? दूसरा ऑप्शन तुम विजिट करना चाहोगे? कर ही लेते हैं सर, एक बार कर ही लेते हैं. लेकिन ये क्या तुमको सही लग रहा है? तुमने ऑफर का डेफिनेशन तो पढ़ा होगा ना, तुमने पढ़ा होगा ऑफर का डेफिनेशन. ये क्या हुबहू सेम है? हाँ सर सेम है, पर फिर भी हम लोग एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं. तो बिल्कुल, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल. अरे ये भी अलग लग रहा है, लेकिन विथ ऑब्टेनिंग, लेकिन अलग लग रहा है थोड़ा सा, है ना. उसके बाद पढ़ते हैं. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल. नहीं, इसमें तो दम नहीं है, ये तो थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का है ना. ऑप्शन डी पढ़ते हैं अभी. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू मेनी पर्सन कहाँ सिग्निफाई कर दिए? यहाँ तो यही गलत हो गया. व्हेन वन पर्सन, एक पर्सन क्या बहुत सारे लोगों को सिग्निफाई करने जाता है, तब उसको बोलते हैं ऑफर. ऑफर मिस्टर ए मिस्टर बी को ही देगा या पूरा गांव को देगा? पूरा गांव को तो नहीं देता है ना, तो ये तो पूरा नलीफाई है. तो और ये इनकम्प्लीट है,
ऑप्शन सी इनकम्प्लीट है, ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन बी भी इनकम्प्लीट है। तो आंसर्स क्या हो गया, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 वाला पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू द माइनर। अगर बच्चे के साथ एग्रीमेंट तुमने किया है साइन, बच्चे के साथ एग्रीमेंट तुमने किया है साइन, तो शुरुआत से ही वॉइड रहता है, इसीलिए उसको वॉइड बोला जाता है, ना कि वॉइडेबल। वॉइड बोला जाता है शुरुआत से। अगर तुमने बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया है साइन, अगर तुमने बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया है साइन, तो उसको शुरुआत से ही वॉइड बोला जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। When the minor has entered into contract for purchase of necessary items in case, अगर नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड किए जाए माइनर को तुमने नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, तो क्या माइनर लायबल रहेगा? माइनर लायबल रहेगा? माइनर लायबल नहीं रहेगा, लेकिन माइनर का स्टेट लायबल रहेगा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना कि माइनर का संपत्ति लायबल रहेगा, लेकिन माइनर नहीं लायबल रहेगा। माइनर के पास अगर कुछ संपत्ति नहीं है तो भाई कुछ नहीं मिलेगा उसको, लेकिन माइनर का संपत्ति लायबल रहेगा, माइनर नहीं लायबल रहेगा। तो माइनर स्टेट आर लायबल टू मेक गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या माइनर मतलब ये गार्जियन इज लायबल, गार्जियन भी लायबल नहीं है, गार्जियन भी लायबल नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तुम्हारा आंसर रहेगा द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर का स्टेट लायबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेंट इज डिफाइंड एज, कंसेंट किसको किसको बोलते हैं? कंसेंट किसको बोलते हैं? बोलो, कंसेंट किसको बोलते हैं? टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री। थोड़ा सा अलग मेरे को लग रहा है। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, अपॉन द व्हेन दे एग्री, एग्री तो किए हैं लेकिन सेम थिंग पे किए हैं और सेम सेंस में किए हैं, कोई दूसरा सेंस में नहीं लिखे गया और दूसरा कोई थिंग नहीं सोच रहा है अपने दिमाग में। मतलब मैं मिस्टर बी के साथ ट्रेड कर रहा हूं, मैं बात किया हूं बीएमडब्ल्यू कार बेचने का, मैं बात किया हूं बीएमडब्ल्यू कार बेचने का। भाई मिस्टर बी, ये लाल वाली गाड़ी तुम्हारी, ये लाल वाली गाड़ी मैं तुमको बेचने वाला हूं, और सामने में ही मेरी मर्सिडीज खड़ी है, सामने में ही मेरी मर्सिडीज खड़ी है, और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में वो बंदा कंफ्यूज हो गया। वो बंदा को लगा कि मर्सिडीज के बारे में ये बोल रहा है, जो कि मैं तो बीएमडब्ल्यू के बारे में बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था बीएमडब्ल्यू के बारे में। मेरे दिमाग में तो चल रहा है बीएमडब्ल्यू, उसके दिमाग में चल रहा है मर्सिडीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। आप लोग क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? तुम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करो यार, बीकॉम में पहुंच चुके हो तुम, बीबीए में पहुंच चुके हो तुम, सीए में फाउंडेशन देने वाले हो तुम, सीएसईईटी देने वाले हो तुम। अब कब मैच्योर होंगे? जब बुढ़े हो जाओगे तब, 80 साल के होगे तब? नहीं ना। इतना मेहनत मैं कर सकता हूं तो तुम भाई, तुम कम से कम देख लो, फोकस की तरह देख लो, चुपचाप ऐसे करके बैठो और फोकस के साथ देखो। चलो 18 नंबर करते हैं। कंसेंट इज सीड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट बाय। कंसेंट कब फ्री माना जाता है? जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो नहीं हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है ना, व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई उसको ऑब्वियसली अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करा। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनली अत्याचार, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, इमोशनली अत्याचार। जैसे होता है ना, आपको ये करना पड़ेगा वरना हम नस काट लेंगे, ये क्या हुआ, है ना। आप लोग अपने बाबू को बोलते हैं ना, सर बहुत मजे ले रहे हैं आप, किसको बाबू बोल रहे हैं? अरे कोई भी हो, बाबू को आप समझो, तो उसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने एक पर्टिकुलर थिंग नहीं किया तो मैं अपना नस काट लूंगा, तो उसको ही बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और किसको? अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता भाई, फ्री कंसेंट नहीं नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हंसो मत, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। चलो
ओके, ए बीइंग इन डेट टू बी, ठीक है, द मनी लेंडर ऑफ द विलेज कॉन्ट्रैक्ट्स ए फ्रेश लोन ऑन टर्म्स ऑफ विच अपीयर्स टू बी अनकंसेसिबल, ठीक है, दिस विल टर्म्स एज अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस विल टर्म्स एज अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलो आगे बढ़ते हैं। when consent to an agreement is caused by coercion, अगर consent caused by coercion है, fraud है, misrepresentation है, the agreement of a contract, the agreement of a contract को क्या बोला जाता है? voidable बोला जाता है, ना कि void बिगिनिंग से नहीं रहता है, void बाद में करार कर दिया जाता है, क्योंकि वो फ्री कंसेंट का नहीं था, वो धमका के लिया गया था। कोर्शन मतलब मार पीट करके, धमका के। फ्रॉड मतलब कोई फ्रॉड कर दिया मेरे को। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब मैं कुछ और चीज सोच रहा था और दूसरा बंदा कोई और चीज सोच रहा था, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये सब चीज हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो शुरुआत से तो void नहीं रहता कॉन्ट्रैक्ट, voidable एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज, जिसका कंसेंट ऑब्वियसली जिसके साथ खराब हुआ है, जिसके साथ बुरा हो गया है, वो लोग voidable ले सकते हैं, वो लोग void करार दे सकते हैं बाद में, पहले नहीं, ठीक है। 21 पढ़ते हैं, 21. If the consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent with the meaning of section 17, the contract nevertheless, if the party whose consent was not caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. तो इस क्वेश्चन को तुम खुद से पढ़ो, एक बार तुम पॉज करके खुद से पढ़ो, पहले पॉज करके खुद से पढ़ो, पॉज करके खुद से पढ़ो, आंसर्स बताओ। मे बी वॉइडेबल, मे नॉट बी वॉइडेबल, इज नॉट वॉइडेबल। मैं बोलूं इज नॉट वॉइडेबल, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन बाय साइलेंस, फ्रॉडुलेंट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरलेस इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट हैड द मीन ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डेलिगेंस। अगर कोई अपना ट्रुथ को डिस्कवरी भी कर लिया, अगर कोई ऑर्डिनरी डिलीगेंस मतलब साइलेंस रहना कोई अपराध नहीं है, रहना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते समय साइलेंस रह गया, अगर दुकानदार तो अपना सामान बेचेगा ही ना, साइलेंस रह गया और चुप रह गया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब 22 नंबर पढ़ते हैं। A fraud, misrepresentation which not cause the consent to the contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। फ्रॉड का सारा, अगर तुम्हारे पास फ्रॉड हुआ है, तुम्हारे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाएगा, ना कि वॉइड कहलाएगा, ठीक है। अब 23 देखो, 22 टू हम लोग ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑलरेडी। कब सब्सक्राइब कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो शुरू करते हैं, वापस से फुल मोड में आ जाओ, शुरू करते हैं। 23 जब शुरू करेंगे, 23 जब करेंगे, देखो, व्हेन बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। हमें मैटर ऑफ फैक्ट पता ही नहीं है, मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टी से ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तौर पे अगर गलतियां हो गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी शुरुआती से ही गलतियां कर रहे हैं। इसमें तो वॉइडेबल का कुछ बात ही नहीं है। मैं और मिस्टर बी बिगिनिंग से ही गलत सोच रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ, तो उसको तो ऑब्वियसली वॉइड ही करार देना है वो कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। आओ जल्दी से आओ, 24 नंबर करते हैं। अभी 24 नंबर करते हैं, 23 सॉल्व हो चुके हैं। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, तो एग्रीमेंट को क्या करार दिया जाएगा? वॉइड करार दिया जाएगा, बैड करार दिया जाएगा, इलीगल करार दिया जाएगा, या वॉइडेबल करार दिया जाएगा? सर वॉइडेबल करार दिया जाएगा, बिकॉज ये बिगिनिंग से वॉइड नहीं रहता है, ये बाद में जाके वॉइड हो जाता है। तो बाद में जाके अगर वॉइड हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज, ठीक है। जो एग्रीड पार्टी है वो लोग कर सकते हैं, बिल्कुल।
ठीक है, चलो, was the sound mind for the purpose of contracting? was is a what is sorry, what is a sound mind for the purpose of contracting? तो पहले पढ़ते हैं इसको, पहले पढ़ते हैं इसको. A person is said to a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it. ठीक है, वो समझ सकता है. एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, समझ के कुछ अपना जजमेंट भी दे सकता है. एज टू द इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, तो उसको साउंड माइंड बोला जाता है. और वो लोग, वही लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनसाउंड माइंड इनकेपेबल रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का रूल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाते हैं. साउंड माइंड लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा हूँ और रैशनल जजमेंट भी दे पा रहा हूँ उसके. चलो, तो ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आंसर. हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी तुमको पॉज करना है, इसको भी तुमको पॉज करना है. पॉज करो और फाइंड करो, पॉज करो और फाइंड करो. और बैकग्राउंड साउंड को प्लीज इग्नोर करो. और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा आ भी रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं यार, पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई में दम रखो. चलो, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, देखो, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एट द एज ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कि 18 साल से ऊपर रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट. मतलब कि डिस्क्वालिफाइड अगर वो नहीं है, साउंड माइंड भी रहना चाहिए. पहला कंडीशन कि वो 18 साल के ऊपर रहना चाहिए. दूसरा कंडीशन कि वो साउंड माइंड रहना चाहिए. तीसरा कंडीशन कि वो नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग. नॉट डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग किसको किसको कहलाते हैं पता है? जो लोग ऑब्वियसली जेल में बहुत, जो लोग क्रिमिनल टाइप के इंसान लोग हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अलाउ नहीं रहता. तो ये तीन कंडीशन जहां पे भी मिले वहां पे भी टिक कर देना. तीन कंडीशन जहां पे भी मिले वहां पे भी टिक कर देना. तो यहाँ पे तीन कंडीशन क्या मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर. दूसरा ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तीन कंडीशन तो यहीं पे है. हमने पढ़ा है, हमने अच्छे से पढ़ा है इस चीज को. तो ये तीन कंडीशन इधर ही है. तो आपको क्या करना है? आपको 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 ये इस पे टिक लगा के आ जाना है, सिंपल. और क्या, एमसीक्यूज तो है, सबको पढ़ना है, इतने इंपॉर्टेंट. व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बताइए 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 बताइए. पॉज कीजिए और बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ. पॉज कीजिए, बताइए, पॉज कीजिए और बताइए. चलिए इधर भी देखते हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले. ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड फॉर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट है, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. जो कि जिसको वॉइड करार नहीं दिया है प्रीवियसली, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट तो सारे ही एग्रीमेंट बन सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट बन सकते हैं, और एग्रीमेंट तो ऑब्वियसली बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या बनते हैं? जो कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हो, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, और जो कि डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. उसी एग्रीमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, चलिए अब 28 नंबर पढ़ते हैं. 28 नंबर 28 नंबर देखिए. एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय द usual legal proceedings in a ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right. तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, सबसे पहले पॉज कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं. पॉज कीजिए, आप सोचिए आंसर्स को. ठीक है, वैलिड हो जाएगा. क्या आंसर आया था आपका? वैलिड ही आया था ना? बिल्कुल वैलिड आया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. द एग्रीमेंट विच आर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर, एग्रीमेंट विच आर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या
के एग्रीमेंट्स को क्या क्या बोलते हैं? वैलिड बोलते हैं, लीगल बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं या वॉइडेबल बोलते हैं? फटाफट आंसर दीजिए अभी, फटाफट आंसर दीजिए। वॉइड बोलते हैं, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाले एग्रीमेंट्स को हम लोग वॉइड बोलते हैं, वॉइड करार दिया जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते हैं, द कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, द कंसिडरेशन एडिक्वेट, मस्ट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, या तो सब्सटेंशियली एडिक्वेट। अरे यार, नीड नॉट बी एडिक्वेट, एडिक्वेट रहना जरूरी नहीं है, मे बी एडिक्वेट, मे नॉट बी एडिक्वेट, ये भी रहेगा ना, कम ज्यादा हो सकता है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज को तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए मेजर पर्सन, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए मेजर पर्सन इज लीगल, इलीगल, वॉइड, क्या क्या कहलाता है वो तो बताओ 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 बताओ। वॉइड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज में रुकावट कर रहे हैं मेजर मेजर पर्सन का, अगर मैरिज में रुकावट कर रहे हैं मेजर मेजर पर्सन का, मेजर पर्सन का सहमति नहीं, मेजर पर्सन का सहमति है कि मैं शादी करूंगा और दूसरे लोग रुकावट कर रहे हैं तो वो वॉइड है भाई, वैसा कुछ एग्रीमेंट नहीं रहता। 32, if any part of a single consideration for one or more object or any one of the part of any one or several consideration for a single object is unlawful, तो आप पॉज करके आंसर दीजिए इसका, पॉज करके आंसर दीजिए इसका, पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो ये आंसर, आंसर क्या है? द एग्रीमेंट इज वॉइड, आंसर क्या है? द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल because it was caused by a mistake, ठीक है, as to the law in force in India, but mistake of law not force in India has to the same effect as, has to the same effect, 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 has to the same effect as mistake of fact, mistake of fact की तरह देखा जाता है, ठीक है, mistake of fact की तरह देखा जाता है इसको। उसके बाद 34, a contract is not avoidable merely because it is caused by one party to it being under as mistake as to mistake of fact, mistake of law, mistake of case and mistake of understanding। तो क्या आंसर होगा आपका, बताइए। A contract is not voidable merely because it is caused by one of the parties to being under as a mistake of fact, तो वॉइडेबल हो जाता है अगर दूसरा पार्टी को ज्यादा कुछ पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या तो कुछ ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, पहला पार्टी को ही सिर्फ पता है। 35 करते हैं, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट of an agreement is unlawful, the consideration or object of an agreement is unlawful unless the court regard it as immoral or opposed to the public policy। दूसरा पढ़ते हैं, it is forbidden by the law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law। हाँ ये भी तो है। is fraudulent or involves or implies injuries to a person or property of another, ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर, ये आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शंस को मिला के ही बनते हैं, ठीक है। 36 पढ़ते हैं, एन एरेनियस opinion to the value of the things which form the subject matter of the agreement, it is not deemed as a mistake of fact। तो उसको फैक्ट नहीं, उसको मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं बोलते, मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट उसको नहीं बोलते, ठीक है। 37 पढ़ते हैं, ए एंड बी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation। तो क्या ये वॉइडेबल है या वॉइड है या वॉइडेबल नहीं है, क्या ये बताइए? ऑप्शंस पॉज कीजिए और बताइए, पॉज कीजिए और आंसर बताइए। द कंट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल अगर बार्ड बाय लिमिटेशंस है, मतलब कि 3 साल के बाद, अगर 3 साल आपका ऑब्वियसली लाइबिलिटी कोई पूछा नहीं, लेकिन 3 साल के बाद अगर वो साइन करके दे दिया कि मैं तुम्हारा लाइबिलिटी चुका दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेगा आपका, ठीक है। द कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल द ऑप्शंस, क्या है बोलिए, क्या है बोलिए? इसका आंसर तो आपको बिल्कुल आना चाहिए,
अरे ऑल द ऑप्शंस है, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। कितना बार पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फटाफट फटाफट से करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ द सेम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा आंसर, डज और डज नॉट हैपन, मे और मे नॉट हैपन, नन ऑफ दिस, हैपन और विल नॉट हैपन। तो डज और डज नॉट हैपन, डज और डज नॉट हैपन इसका आंसर हो जाएगा, डज और डज नॉट हैपन इसका आंसर हो जाएगा, डज और डज नॉट हैपन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम इलीगल, बैड, वॉइड, वॉइडेबल। अगर एक इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉज करके आंसर बताइए, पॉज करके आंसर बताइए। वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल ये इवेंट इम्पॉसिबल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 41 वाला क्वेश्चंस पहुंच गए हैं हम लोग। आपको भी पढ़ाई करनी है अच्छे से। अब पढ़िए, ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज डैश वेरियस, ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डैश। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड रहता है और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस सब चीज का, सट्टेबाजी का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी में आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं ना, वो भी तो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड करता है, तो वो वैलिड रहता है ना, उसको बोलते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 42 पढ़ते हैं, ए एग्रीज टू पे बी ₹10,000 इफ टू स्ट्रेट लाइन्स शुड इनक्लोज ए स्पेस। बाप रे बाप, तो ये एग्रीमेंट इज वॉइड, शुरुआत से ही वॉइड है, क्योंकि ऐसे कुछ बात होता ही नहीं है यार। ए बी को वादा कर दिया, ये अगर टू स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज स्पेस, बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें के लिए तो एग्रीमेंट होता ही नहीं है, ये सब तो सोशल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट बनता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, ये सब वॉइड रहता है शुरुआत से ही। ठीक है। 43 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए specified uncertain event happened within a fixed time becomes dash if at the expiration of the time fixed such events has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible। तो क्या बन जाता है? बैड, वैलिड, वॉइड या वॉइडेबल? बताइए 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 बताइए। वॉइड बन जाता है, बिल्कुल वॉइड बन जाता है, वॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार इसमें कुछ एरर आ गया है, वॉइड को टिक कर रहा हूं तो वॉइडेबल टिक हो जा रहा है, गजब है। चलो ठीक है, वॉइड। अब देखिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल आईडी है मेरा, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मेल कीजिए, पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, मैं या तो मेरी टीम सेंड कर देगी आपको। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू प्रोमिसी and the offer has been accepted, such offer must fulfill the conditions, such offer must fulfill the conditions, it is an offer। तो यहाँ पे conditions पढ़ते हैं सबसे पहले। if the offer is an offer if the offer is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity to seeing that, हाँ ये तो reasonable opportunity तो बिल्कुल रहता है, that the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promiser to deliver। ठीक है। दूसरा है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ऑफर तो अनकंडीशनल ही रखा जाता है ना, ऑफर तो अनकंडीशनल ही रखा जाता है। तीसरा, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर प्लेस में ये बनाया जाता है। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे कंडीशन, सारे के सारे ऑप्शंस मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है क्या करेक्ट? ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर पढ़ते हैं। 45 नंबर पे आ जाइए। When two or more persons have made a joint promise, the promisee may absent of the express agreement to the contrary compelled to perform the whole contract। सेवरली लायबल रहता है, जॉइंटली लायबल रहता है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहता है, या जॉइंटली और सेवरली एज पर द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कैसे लायबल रहता है बोलिए? अरे भाई जॉइंटली और सेवरली एज पर द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिस परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
बिल्कुल पढ़े थे सर, बिल्कुल पढ़े थे, लेकिन याद नहीं आ रहा है सर। याद आने का यही तरीका है, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, ये सब एमसीक्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। उसके बाद पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज, क्या है ये, बैड, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल। इम्पॉसिबल एक्ट को ही हम लोग कर रहे हैं, इम्पॉसिबल एक्ट को ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। इम्पॉसिबल एक्ट तो हमेशा वॉइड ही कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए पर्सन reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain overthink which are illegal, the first set of promise dash but a second set of promise dash। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा, पहले में तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, दूसरे में वर्ड एग्रीमेंट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट बट ए सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस में तो वॉइड हो गया था। अब बहुत ज्यादा फास्ट टैग जाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपको 50 के 50 करवाने हैं बहुत लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ही लिमिटेड टाइम है, ठीक है, एग्जाम के लिए। चलिए 48 पढ़ते हैं, when there are several amount due to recover from a debtor, then how a creditor can appropriate the money deposited by the debtor towards the time barred debt, time barred debt। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले तो पॉज करो, उसको खुद फाइंड करने की कोशिश करो, खुद फाइंड करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। when there are ठीक है मैं बताता हूँ, when where there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied। दूसरा ऑप्शन हो गया where the debtor has omitted to imitate। तीसरा ऑप्शन हो गया the creditors can't appropriate the amount so created towards the time barred debt। तो मेरे को तो ऑप्शन ए एंड बी मेरे को सही लग रहा है, ऑप्शन ए एंड बी मेरे को सही लग रहा है। तो बिल्कुल आपने भी फाइंड किया होगा, आपका ये अगर मैच किया होगा तब तो भाई बल्ले बल्ले, आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम के लिए, वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। चलिए 49 पढ़ते हैं, when an agreement is discovered to be void, when a contract becomes void, any person who has received the advantage under such agreement or contract is, such agreement or contract who has received any advantage under such agreement or contract is, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शंस पढ़िए और जवाब दीजिए, ऑप्शंस पढ़िए जवाब दीजिए, ऑप्शंस पढ़िए जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक कंपनसेशन फॉर इट द पर्सन फॉर होम ही रिसीव्ड इट। नहीं, बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता, बिल्कुल। हाँ सर लगता है, ये सही है, मैं ऐसे ही कंफ्यूज करता रहूंगा आपको, ठीक है। बाउंड टू रिस्टोर इट, हाँ ठीक है। नीड नॉट टू डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, नहीं भाई करना तो बहुत जरूरी है। ए एंड बी ऑप्शन राइट है, और ए एंड बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब 50वां नंबर पढ़ते हैं, 50वां नंबर पढ़ते हैं, इन विच सर्कमस्टेंसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, कब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा सर्कमस्टेंसेस में। इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ऑल्टर इट, पहला वाला कंडीशन। इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू सब्सटीट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ दूसरा भी सही है मेरे को लग रहा है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म में इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ऑल्टर इट, हाँ हो सकता है ऑल्टर हम लोग करा सकते हैं, सब्सटीट्यूट भी हम लोग करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सब्सटीट्यूट भी करा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब्सटीट्यूट भी करा सकते हैं। इफ ए पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसेंड इट, रिसेंड भी बिल्कुल करा सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े है ना। और चौथा हो गया ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो दैट्स ऑल गाइस। तो ये हमारा 50 का 50 क्वेश्चंस एकदम रेडी हो गया, ताबड़तोड़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अच्छे से रिवीजन और एमसीक्यू का प्रैक्टिस, 50 एमसीक्यू का टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो गया। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और हमारे रेगुलर कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ईमेल मेरे को करेंगे, कौन से मेल आईडी पे मेरे को ईमेल करेंगे, इस मेल आईडी पे आपको ईमेल करना है। और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे 8910499229, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा इसमें, और आपको ऑब्वियसली मैं या तो मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी, ठीक है। थैंक यू। और मोड्स क्या क्या अवेलेबल है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन एक तो अवेलेबल है, और एक फेस टू फेस भी आप कर सकते हैं, जो कि कोलकाता में अवेलेबल है, जो कि सिर्फ कोलकाता में अवेलेबल है फेस टू फेस, ठीक है। फेस टू फेस
पर्सनलाइज्ड, फेस टू फेस पर्सनलाइज्ड, जहाँ जहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा और पर्सनल वे में आपको निखारूंगा, ठीक है। तो अवेलेबल है, तो इस नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो IMAbhishek01@gmail.com पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं कोई ऐसे ही ताबड़तोड़ वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, अभी के लिए बहुत अच्छे से आप लोग रहिए, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए।